हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसे जो है आपका जो है पृथ्वी की दैनिक गति के नाम से जाना जाता है कि पृथ्वी की दैनिक गतियां क्या हैं। जैसे उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, और उसके बाद में आप इसमें हम लोग चर्चा करेंगे अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या है, भारतीय मानक समय क्या है, और इसके साथ ही साथ ज्वार भाटा के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। और विश्व में वह कौन सा स्थान है जहाँ पे आपका 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, यानी 4 बार देखने को मिलता है वो जगह। और जो है इस तरीके से आपको जो है इस वीडियो में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी ढेर जानकारी मिलनी वाली है आपको इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, निश्चित रूप से प्रश्न बन करके आता ही आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें, यह वीडियो जो है काफ़ी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में आप शेयर करें, और साथ ही साथ जो है हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को लाइक करना ना भूलें। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी की गति के बारे में, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ज्वार भाटा, सुवन बहुत सारी जानकारी, शीत अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, शरद विषुव जो है आपका, और वसंत विषुव, सुवन बहुत सारे नॉलेज। तो चलिए हम लोग एक एक जानकारी एक एक क्रम में और विस्तृत चर्चा होगी। मैं सारे को जो है फिगर के माध्यम से क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए, आप जैसा देख रहे हैं कि पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। तो देखिए ग्रह क्या होते हैं पहले ये समझ लो आप। जैसे आप फिगर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, सूर्य है। तो देखिए वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, लेकिन पृथ्वी जो है सूर्य की एक ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पहले तो ये तो समझ में आ गया कि आखिरकार ग्रह क्या चीज है। ग्रह आपको पता है कि ग्रहों की संख्या जो है 8 होती है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, और एक ग्रह को बौना ग्रह मान के निकाल दिया गया। वर्तमान में ये 8 ग्रह हैं आपके, ठीक है। तो लेकिन हम लोग जो है इसके लिए एक अगली वीडियो में बात करेंगे आपसे, लेकिन आज हम लोग जो है सीधा जो है पृथ्वी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि आखिरकार देखिए जो पृथ्वी है ना वो एक सौर मंडल का एक ग्रह है, यानी ये जो सौर परिवार होता है ना इसकी एक ग्रह है, यानी पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे कहता है जो पृथ्वी है ना, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से जो है दूरी के क्रम में किस स्थान पे आती है। तो देखिए सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह होता है वो बुध होता है, क्योंकि बुध जो है सूर्य के करीब से परिक्रमा करता है। उसके बाद अगर कोई दूसरा ग्रह है तो आपका शुक्र है, और यदि सूर्य से जो है अगर सूर्य से परिक्रमा करने वाला सूर्य के नजदीक यदि कोई तीसरा ग्रह है तो आपकी पृथ्वी है। तो आप जान गए कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य से दूरी के क्रम में जो है एक तीसरा ग्रह मानी जाती है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दिया, अगर बात करते हैं आकार में, यानी ये जो ग्रह आपके हैं तो उन ग्रहों में आकार के दृष्टिकोण से हमारी जो पृथ्वी है वो 5वां बड़ा ग्रह है। यानी आकार में देखा जाए तो हमारी 5वां बड़ा ग्रह पृथ्वी मानी जाती है। सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है, बृहस्पति होता है। इस पर हम वीडियो ग्रहों के ऊपर एक बार एक वीडियो लाएंगे आपको। हम लोग को यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जाना, अपने मूल बिंदु पे बने रहना है। तो आकार में 5वां ग्रह है और सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी है क्या चीज़ मेरे भाई, ये ग्रह है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं पृथ्वी कहाँ स्थित है। तो जो हमारी पृथ्वी है ना वह 2 ग्रहों के बीच स्थित है, एक शुक्र ग्रह एवं मंगल ग्रह। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित होती है। तो पृथ्वी जो होती है वो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह। देखिए जो इसको आगे से है देख रहे हैं, बुध के बाद शुक्र आता है, तो शुक्र एवं बुध के बीच में हमारी क्या स्थित है, हमारा जो पृथ्वी स्थित है इन 2 ग्रहों के बीच। एक और यह पूछा जाता है कि पृथ्वी के कौन नजदीक है। आखिरकार शुक्र
नजदीक पड़ता है कि मंगल नजदीक पड़ता है? तो दूरी के हिसाब से यह भी पूछा गया है। तो जो पृथ्वी के करीब पड़ता है वो शुक्र ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के क्या पड़ता है? करीब पड़ता है। ये एक चीज ध्यान देना है मंगल की अपेक्षा। अब चलो ये भी चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक चीज है कि पृथ्वी, अब देखो बात यहाँ खड़ी हो गई। अब पृथ्वी की बात है। जो ये पृथ्वी है ना, अब वह अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमी। तो ये चलो यहाँ से तो आपने ग्रह के बारे में जानकारी ले ली कि वास्तव में ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाता है, जो आकाशीय पिंड, वही ग्रह कहलाता है। हमारी पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। और यह हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। और इसके बाद यह सूर्य से दूरी में तीसरे स्थान पे आती है। स्थान में तीसरा है। आकार में देखा जाए तो हमारी पृथ्वी जो है 5वें नंबर पे आती है। पांचवा बड़ा ग्रह है आपका पृथ्वी है। लेकिन यह जो पृथ्वी है ना, अपने एक्सिस पर, जो इसका एक्सिस होता है ना, उस एक्सिस पे ये पृथ्वी आपको पता है कि पूर्ण रूप से जो है गोल नहीं होती है, अंडाकार दीर्घवृत्ताकार होती है। तो पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पे रोटेट करती है। तो सबसे पहले झुकाव जानना है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे झुकी है उसका झुकाव कितना डिग्री होता है? तो 23.5 डिग्री। यह जो आपकी पृथ्वी है ना अपने अक्ष के ऊपर, एक्सिस के ऊपर 23.5 अंश झुकी हुई है। और देखो जिसके कारण जो है, इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी क्या करती है? अपने जगह पे यानी अपने अक्ष के परितः घूमती रहती है। और जो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः जो घूमती है वो किस रफ्तार से घूमती है? तो उसकी जो रफ्तार होती है वो 1000 मील जो है प्रति घंटा होती है। यानी हमारी जो पृथ्वी है ना वो इतनी रफ्तार से घूमती है अपने जो है एक्सिस के ऊपर। यानी पहली बात झुकाव कितना है पृथ्वी का? तो जो पृथ्वी का अपने जगह जो झुकाव है, जो झुकी हुई है, वह 23.5 अंश अपने जगह पे झुकी है। यानी ये बिल्कुल ऐसे लेटी, ये इसका झुकाव इस तरीके से, पहली बात। और यह जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है वो किस चाल से घूमती है? तो ये आपको याद होना चाहिए, 1000 मील प्रति घंटा। अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है वो कैसे घूमती है, किस तरीके से घूमती है? ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है ना, तो वो याद रखना मेरे भाई पश्चिम से पूर्व की तरफ। देखिए अगर इसको नॉर्थ कहा जाए, नॉर्थ पोल, तो ये पृथ्वी का साउथ पोल है। और ये आपको पता है कि दाएं हाथ के तरफ पूरब होता है और बाएं हाथ के तरफ क्या होता है? पश्चिम होता है। ये पश्चिम होता है। तो जो आपकी पृथ्वी है ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। यानी इसके रोटेशन का ये चक्कर है। ये अच्छे से याद रखना। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो अपने एक्सिस पर जो है 23.5 अंश झुकी है। और इसी झुकाव की वजह से ही ये बहुत तेजी के साथ अपने अक्ष पर जो है नाचती रहती है, घूमती रहती है। और कैसे घूमती है? कई बार पूछा गया। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। चलिए ये बात अब अच्छे से आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यह जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, तो पूरा एक चक्कर घूमने में इसको कितना समय लगता है मेरे भाई? तो पृथ्वी को अपने अक्ष के ऊपर पूरा एक चक्कर घूमने में जो समय लगता है मेरे भाई, वो लगता है 24 घंटे का। यानी यह जो पृथ्वी है ना पूरा अपना एक चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर एक चक्कर मारने में, नाचने में, यानी यूं ऐसे मूव करने में 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटा में पृथ्वी एक चक्कर अपना घूम जाती है। सबसे बड़ा चीज आपको यहाँ पर जानना है, जो बार बार आपसे पूछा जाता है, डाउटफुल चीज होता है। देखिए पृथ्वी, देखिए ये दो चीज, जो पृथ्वी का अपने अक्ष, ध्यान देना, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना जो होता है वो परिभ्रमण कहलाता है। जरा ध्यान देना, परिभ्रमण, चाहे परिभ्रमण बोला जाए, चाहे आपकी इसी को कहा जाता है दैनिक गति, या इसी को कहते हैं हम लोग घूर्णन गति, या इसी को कहा जाता है आपका रोटेशन। तो ये सब एक ही नाम है। आपसे कोई कहे भाई पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है, या दैनिक गति क्या है, या परिभ्रमण क्या, याद रखना परिभ्रमण। तो परिभ्रमण का मतलब होता है कि किसी भी पिंड का अपने अक्ष के परितः घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। जो परिक्रमण होता है वो परिक्रमा करना होता है। यानी जो एक पिंड होता है वो दूसरे, देखिए जो हमारा, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जैसे सूर्य है तो सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करती है, यानी पृथ्वी, तो उसे परिभ्रमण नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे
परिक्रमण। तो जो पृथ्वी है ना वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है। आपको पता है कि एक साल में पूरा 365 दिन में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी दो काम करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती भी है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पर जो घूमना होता है वह आपका परिभ्रमण है, परिभ्रमण करती है यानी घूर्णन करती है यानी और या दैनिक गति करती है। तो 24 घंटा में एक चक्कर घूम जाती है। लेकिन यह सूर्य का भी तो चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, तो उसे आपका परिक्रमण कहेंगे। वो परिक्रमण काल हुआ, ये परिभ्रमण काल हुआ। अगर आपसे कोई कहे पृथ्वी का परिभ्रमण काल बताइए, परिभ्रमण का मतलब कि पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही जो है परिभ्रमण है या घूर्णन गति है या दैनिक गति है। ऐसा क्या होता है तो वो 24 घंटा परिभ्रमण काल। अगर यही कहा जाए परिक्रमण काल यानी परिक्रमा का काल या जिसे कहा जाता है दैनिक वार्षिक गति, इसको हम लोग वार्षिक गति भी बोलते हैं, तो वह होता है 365 सही 1/4 दिन, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये चीज पहले तो डाउट दूर रहे कि वास्तव में परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। अब ये डाउट आपका दूर हो चला है, परिभ्रमण परिक्रमण। और एक चीज ध्यान देना, देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी पहली बात तो अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी भी है, पृथ्वी का झुकाव और साथ में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। इसी कारण से जो है आप देखते, एक पहली बात देखिए जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, जैसे आपसे पूछा पृथ्वी पर दिन और रात होने के क्या कारण है, तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है ना वो परिभ्रमण के कारण होता है। यानी पृथ्वी 24 घंटा में अपने अक्ष की तरफ घूमती रहती है। तो सूर्य है यानी जो हिस्सा जो है सूर्य की रोशनी के सामने पड़ेगा उधर तो दिन हो जाएगा, जो उसके बैक साइड में पड़ेगा उधर रात होती है। यानी पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है, क्या वो परिभ्रमण के वजह से होता है कि परिक्रमण के वजह से, तो आपका जवाब होगा वो परिभ्रमण के वजह से होता है, दैनिक गति से होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं, ना कि जो है आपका जो है पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से। नहीं, सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमना और पृथ्वी का अपने अक्ष पर रोटेट होना और साथ में पृथ्वी का 23.5 अंश झुका होना, ये सारी सब चीजें मिलाकर के ऋतुओं का निर्धारण करती है। लेकिन दिन एवं रात का होना जो है वो पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमने से मतलब है, परिभ्रमण से मतलब है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो एक चीज ध्यान देना आप, जैसे हमारी जो पृथ्वी है ना वो सूर्य का पूरा एक चक्कर करने में, पूरा सूर्य का एक चक्कर करने में उसको 1 वर्ष का लगभग समय लगता है। इसे आप क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है सौर वर्ष। तो आपसे कोई पूछे सौर वर्ष क्या है, या इसे सौर वर्ष भी कह सकते हैं या इसे सौर दिवस भी कहा जाता है। सौर वर्ष की बात की जाए चाहे सौर दिवस की बात की जाए, चाहे इसी को कहा जाए आपका परिक्रमण काल। तो ये सब जो होता है वो होता है 365 देखो 365.25 दिन यानी 365 से ही 1/4 दिन। और जैसा कि जानते हैं कि यह जो है आपका जो 1/4 दिन ये 4 मिल करके 4, आपको पता है कि हर 3 साल बाद एक जो है लीप वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है ना, पता है आपको कि एक दिन जैसे ये आपका जो 6 घंटा जो ज्यादा हो रहा है, चौथे साल जाके 24 घंटा हो जाता है, एक दिन हो जाता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है, यानी वो 366 दिन का वर्ष होता है। तो उस सौर वर्ष को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। ये आपको पता है अच्छे से, चलो ठीक है। तो ये चीज सारे डाउट आपके यहाँ दूर हो गए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो चलिए परिक्रमण समझ में आ गया, परिभ्रमण समझ में आ गया, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण समझ में आ गया। और पृथ्वी जो है ना एक सौर वर्ष में पूरा जो है सौर वर्ष जो होता है उसमें कितना दिन होता है, तो 365.25 दिन कहेंगे आप, या उसे कह सकते हैं 365 से 2 या 365 दिन बोलेंगे, या 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट
और 51 सेकेंड, यानी इतने टाइम में 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 51 सेकेंड में हमारी पृथ्वी जो होती है ना, वो सूर्य का जो है एक चक्कर मार देती है, इसीलिए इसे सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक मेरे भाई, तो चलो ये डाउट दूर हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी हम लोगों को करने। तो अब चलिए बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देखिए सूर्य के, अब ध्यान देना, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर, देखिए जो हमारा जो पृथ्वी है ना, ये जो सूर्य है आपका, तो ये जो पृथ्वी इसके चारों ओर जो घूम रही है ना, यह किस गति से घूमती है? तो 29.8 किमी प्रति सेकंड की गति से, यानी जो हमारी अर्थ है वह सूर्य का चक्कर किस रफ्तार से लगाती है? तो वो 1 सेकंड में 29.8 किलोमीटर दूरी तय करती है। यानी यह पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है, तो बताएंगे उसकी चाल 29.8 किमी प्रति सेकंड होती है, याद रहे। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो ये आपको मैंने बता दिया कि उसकी जो चाल है वो 1000 मील जो है प्रति घंटा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस चाल से नाच रही है? इस चाल से। और सूर्य को किस रफ्तार से जो है परिक्रमा कर रही है? तो इस रफ्तार से। ये दोनों चीज पता रहे। अब चलिए बात करते हैं आगे, जो बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। देखिए उपसौर एवं अपसौर क्या होता है भाई? उपसौर यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन, उपसौर और है अपसौर। तो गौर करिएगा, जो उपसौर का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए आपको पता है कि जो सूर्य है ये, इसी के चारों ओर पृथ्वी आपकी परिक्रमा करती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल है नहीं, तो पृथ्वी हमारी अंडाकार है एक तरीके से देखा जाए। तो जब ये इस रूप में कभी सूर्य के करीब निकट जाती है, चक्कर लगाते लगाते ये वाला जब इसका ध्रुव वाला हिस्सा जब आ जाता है सामने ठीक सूर्य के, तो यह दूरी घट जाती है। यानी उप मतलब ध्यान देना, उप माने समीप होता है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा डाउट होगा उपसौर अपसौर में। तो जो आप अगर इसको ऐसे समझ देंगे, उप माने होता है समीप जाना, यानी जब जो है सूर्य एवं जब हमारी पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है, यानी इससे अब निकट जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी नहीं हो सकती, इतना करीब पृथ्वी सूर्य के नहीं आ सकती, तो वह होता है उपसौर। और ऐसा कब देखने को मिलता है? 3 जनवरी को। राइट, जो हर साल 3 जनवरी के दिन जो है हमारी जो पृथ्वी होती है ना, वो सूर्य के सबसे निकट होती है, उतना नजदीक फिर वो इनके बीच दूरी नहीं हो सकती। ये चीज ध्यान देना। तो उपसौर, उप माने समीप जाना और अप माने दूर जाना। अप का मतलब होता है दूर जाना, यानी जब हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से क्या हो, जब हमारे ये सूर्य है, ये आपका पृथ्वी है, यदि इनके बीच की दूरी जब मैक्सिमम हो, यानी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो वह अपसौर बोला जाता है। और यह कब देखने को मिलता है मेरे भाई? 4 जुलाई। तो ये बहुत बार पूछा गया है, उपसौर अपसौर कब होता है, कब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। कब जो है पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है? 4 जुलाई। तो ये 4 जुलाई 3 जनवरी। तो उप माने समीप जाना, अप माने दूर जाना। उपसौर का मतलब पृथ्वी का सूर्य के करीब आना, अपसौर का मतलब पृथ्वी का सूर्य से दूर जाना। चलिए ये चीज समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उपसौर भी समझ गए आप, अपसौर, परिभ्रमण, परिक्रमण, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई। अब चलिए बहुत अच्छे से आगे के डाउट दूर करते हैं। अब देखिए ऋतु परिवर्तन, देखिए पृथ्वी पर जो है ना ऋतु के परिवर्तन का क्या कारण है। जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी जाड़ा कभी गर्मी, तो इन सब के परिवर्तन का जो कारण है ना, वो क्या है कि पृथ्वी के परिक्रमण के, जैसे पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करती है तो 4 अवस्थाओं से गुजरती है। हमारी जो पृथ्वी है ना, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है आपका, अब इसकी सूर्य की हमेशा तो परिक्रमा करती रहती है, तो 4 स्थिति बनेगी। कभी जैसे ऐसे लंबवत कंडीशन में होगी, तो कभी पृथ्वी ऐसे रहेगी देखा जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 स्थितियां बन जाती हैं, और इन्हीं 4 अवस्थाओं के कारण जो है ऋतुओं में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ मैं देखिए ना पृथ्वी को ही बना लूंगा और पृथ्वी का फिगर बना करके यहाँ मैं सूर्य को दिखाऊंगा आपको। सूर्य को आप बाहर मान लेना, ये पर आपकी पृथ्वी हो जाएगी, यहाँ मैं सूर्य को दिखाऊंगा। तो उस सहारे आप समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप पढ़ने जा रहे हो, जो किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए
जो चार अवस्थाएं पृथ्वी की होती हैं, एक अवस्था होती है 21 जून की स्थिति। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं 21 जून की स्थिति के ऊपर, फिर आप बात किया जाएगा 22 दिसंबर की क्या स्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे 21 जो है बात किया जाएगा मार्च की, और बात किया जाएगा फिर 23 जो है सितंबर की। ये चार तिथियां हैं, चार स्थितियां इन चार डेटों में होती हैं। तो एक चीज आप समझो 21 जून की बात, जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के जो बीच से रेखा गुजरती है उसे आप कहते हैं भूमध्य रेखा, या उसी का नाम है आपका क्या मेरे भाई, विषुवत रेखा। शून्य अक्षांश यही होता है, 0 डिग्री। तो ये चीज, अब इसके 23.5 डिग्री ऊपर आप जाते हैं तो 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ जाएंगे यानी उत्तर जाएंगे, और अब देखिए विषुवत रेखा के भूमध्य, देखिए भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी को ठीक मध्य 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। यानी आपका दक्षिणी गोलार्ध है गोले का आधा, और ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं। अब इसके 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश आपका साउथ यानी कि दक्षिण, ये उत्तर है। तो यहाँ पे कर्क रेखा स्थित होती है, कर्क रेखा होती है, और इस नीचे वाले को कहते हैं मेरे भाई मकर रेखा। समझ पा रहे हैं आप, कर्क रेखा और मकर रेखा। जब ध्यान देना है आप 21, जब देखिए हमारा सूर्य क्या करता है, देखिए यहाँ 21 जून का टाइम ले लो आप, 21 जून। तो देखिए जब 21 जून को क्या करता है, 21 जून की स्थिति में ये होता है कि सूर्य क्या करता है, यानी सूर्य तो जाएगा नहीं, पहली बात समझो, सूर्य तो स्थिर है, परिक्रमा तो पृथ्वी करती है। जब पृथ्वी परिक्रमा करते करते जो है, जब बिल्कुल इस तरीके से परिक्रमा करे कि जो सूर्य है ना उसके कर्क रेखा, जैसे ये सन मान लो आप, अब ये कर्क रेखा पे टार्चर लाइट बार रहा है अपना, तो 21 जून को जब सूर्य जो है कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, तो इसी स्थिति को ध्यान देना। पहली बात तो क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत। पहली बात तो ध्यान दो, सूर्य का कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकना क्या कहलाता है, ग्रीष्म अयनांत। और इस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध का देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध का क्या माना जाता है, उत्तरी गोलार्ध का, यानी उत्तरी गोलार्ध का उस दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो देखो जब कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा, यहाँ दिखाई देगा, चमकना शुरू करेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में पता है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और यह 21 जून का दिन जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कब पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध का, तो आप बताएंगे 21 जून। 21 जून के बाद ध्यान देना है आप, फिर उसके बाद सूर्य का मूवमेंट जो होता है वो इधर नीचे की तरफ साउथ की तरफ होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि गर्मी का धीरे धीरे गर्मी घटना शुरू हो जाती है। यानी सूर्य का मुंह देखेंगे 21 जून के बाद सीधा जो है दक्षिण साइड में हो जाएगा, यानी धीरे धीरे गर्मी क्रमशः जो है घटना शुरू हो जाती है। एक चीज ये जानना है और ध्यान देना, अब यह जो घटना होती है सूर्य का कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो इसी को जो है कहा जाता है कर्क संक्रांति। तो कर्क संक्रांति कब मनाई जाती है, तो आप बताएंगे 21 जून को, क्योंकि 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। तो पहली बात तो इसे कर्क संक्रांति भी बोला जाएगा, और उसी कर्क संक्रांति को ही ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा लंबा दिन भी होता है। एक चीज ध्यान दो, तो ये बात समझ में आ गई आपको। और एक चीज ध्यान देना, हमारे जो है आपको पता है कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो है 21 जून को योग दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाता है। तो इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय किसको जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो आपको पता है कि इसी कारण से देखिए अधिकांश जो दुनिया के देश हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो सूर्य क्या करता है, उस समय कर्क रेखा पर चमकता है, और सारे देशों में जो है यहाँ पे गर्मी होती है और बारिश होती है। इस तरीके से पूरे उत्तरी गोलार्ध का देखा जाए तो सबसे एक तरह से समृद्ध एरिया बनाने का काम यह कर्क संक्रांति को होता है। इसलिए कर्क संक्रांति महत्वपूर्ण है, इसे ग्रीष्म अयनांत के नाम से जाना जाता है। 21 जून को कर्क संक्रांति मनाते हैं, और इसी कर्क संक्रांति के दिन ही आपके पूरे दुनिया में योग दिवस मनाए जाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई, जिसकी बहुत बड़ी पैरवी करने वाला जो है योग दिवस का भारत था। भारत को एक तरह से देखा जाए तो योग गुरु भी माना जाता है। अब चलिए बात करते हैं हम 22 दिसंबर की।
अब देखिए सूर्य यहाँ से धीरे धीरे लौटना शुरू होगा, यानी इसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा। अब ये ऐसे, अब देखो सूर्य थोड़ी लौटेगा, लौटेगी पृथ्वी, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। अब सूर्य यहाँ जैसे आ जाएगा तो ये, अब देखिए जून के बाद आपका क्या आएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जैसे 23 सितंबर। अब यहाँ 23 सितंबर के दिन जो है यह सूर्य कहाँ चमकना शुरू करता है, यह सूर्य जो है विषुवत रेखा के ऊपर चमकेगा। जब विषुवत रेखा के ऊपर ये चमकेगा तो यहाँ दिन और रात दोनों में बराबर होंगे, क्योंकि सूर्य जब विषुवत रेखा पे चमकता है तो दोनों तरफ किरणें जो है बराबर मात्रा में फोकस होती हैं। इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो एक तो 23 सितंबर को बराबर होता है और एक और तिथि आपकी है 21 मार्च को। तो पहले 23 सितंबर समझो, 21 जून के बाद दूसरा मैं 23 सितंबर को बता रहा हूं, जिसे अब इसे क्या नाम दिया जाता है। देखिए 23 सितंबर को शरद विषु बोला जाता है। अब आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे जो है सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़, देखिए सूर्य 21 जून के बाद इसका मुंह जो है क्या होगा, दक्षिण की तरफ घूम जाएगा। अब इसके आगे नहीं जाएगा। अब 21 जून से बड़ा दिन नहीं होगा। अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे घटने लगेगा और घटते 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 एक ऐसी स्थिति 23 सितंबर को आएगी कि दिन रात बराबर हो जाएगा। अब 23 सितंबर के बाद जैसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या ये आगे बढ़ेगा तो अब धीरे धीरे ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सूर्य जो है रोशनी करने लगेगा, तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और ध्यान देना तब तक ये आ जाएगा 22 दिसंबर, यहाँ सूर्य प्रकाश मारने लगा, यानी 22 दिसंबर को। तो पहली बात देखिए 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसे कहा क्या जाता है, शरद विषु। ध्यान देना मेरे भाई, उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं धीरे धीरे सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, सर्दी का मौसम आ जाता है, शरद विषु। तो याद रखना ये बहुत बार पूछा गया है, 23 सितंबर को शरद विषु होता है। अब सूर्य यहाँ से कहाँ जो है चमकना शुरू करेगा, मकर रेखा के ऊपर, वो 22 दिसंबर को चमकेगा। तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा शुरू हो। देखिए इधर दिन छोटा होगा और इधर जो है दिन बहुत बड़ा होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को देखने को मिलता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होता है और जब सूर्य जो है मकर रेखा के लंबवत चमकता है तो उसे ही मकर संक्रांति कहा जाता है। और इस स्थिति को यहां आपने देखा ग्रीष्म अयनांत था और इसे कहा जाता है मेरे भाई शीत अयनांत। देखिए मैं कहीं पे यहां आपको डिक्लेयर किया होगा, शीत अयनांत होगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को शीत अयनांत, शीत अयनांत बोलते हैं। चलिए आप ग्रीष्म अयनांत से चले जो है शरद विषु पे, शरद विषु से शीत अयनांत। अब 22 दिसंबर के बाद धीरे 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। अब उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध का दिन छोटा होना शुरू हो जाएगा। 22 दिसंबर के बाद सूर्य का मुंह उत्तरायण हो जाएगा। अब धीरे धीरे सूर्य उत्तर दिशा में बढ़ना शुरू होगा और क्या करेगा, 21 मार्च को आकर के विषुवत रेखा के लंबवत चमकेगा। तो उस समय पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ना शुरू होगा, उत्तरी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते 21 जून को फिर तो ये सूर्य क्या, सूर्य नहीं, पहली बात तो ध्यान देना पृथ्वी घूमती रहती है, सूर्य तो स्थित है। तो पृथ्वी इन स्थितियों में घूमती है कि कभी यहाँ पे जो है दिन रात बराबर होंगे, एक यहाँ पे चमकेगा लंबवत विषुवत रेखा पे तो दिन रात बराबर होगा। अगर सूर्य जो है कर्क रेखा पे चमकेगा, यानी कर्क रेखा का पोजीशन सूर्य के सामने रहेगा, दिखाई देगा, तो उस समय अगर सूर्य के सामने कर्क रेखा आ जाएगी तो 21 जून का उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, यहाँ 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अब आप समझ गए होंगे ये ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत। अब एक बार मैं सरल सा फिगर बना के आपको डेट बता देता हूँ। तो इतने बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन भाई कि पूछो मत आप, तो एक बार अच्छे से देख लो आप। ये आपकी पृथ्वी है और जब मान लीजिए सूर्य जो है ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर है, तो ये मान लो मकर रेखा है, मकर रेखा, और ये आपकी कौन है, कर्क रेखा, और ये आपकी कौन है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो अब आप देखो 23.5 अंश नॉर्थ, 23.5 अंश साउथ पे स्थित होती है। अब देखो जब सूर्य जो है यहाँ मान लीजिए प्रकाश दे रहा है, ऐसे प्रकाश दे रहा है यहाँ पे, तो ये 21 जून को ये, और इसे 21 जून को कहते हैं, इसे ही बोला जाता है कर्क रेखा पे चमकता है तो इसे कहेंगे कर्क संक्रांति। ठीक है, या इसी को कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत।
नांत, अयनांत मतलब सूर्य का कर्क रेखा पर चमकना ही ग्रीष्मायनांत कहलाता है, कर्क संक्रांति कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून के बाद सूर्य का धीरे धीरे मुंह जो होता है यानी दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, यानी वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ लौटना शुरू करता है। तो जब लौटेगा तो धीरे धीरे यहाँ का दिन छोटा धीरे धीरे क्रमशः होने लगा। अब जब सूर्य ऐसे चल करके यहाँ जब आपका प्रकाशमान हो जाए तो ये आएगा तारीख 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को जैसे विषुवत रेखा पे चमकेगा तो आपको पता है दिन और रात बराबर होते हैं, और 23 सितंबर इसे क्या कहा जाता है, तो इसे शरद विषु कहा जाता है, क्योंकि विषु का मतलब विषुवत रेखा पे, विषु का मतलब विषुवत रेखा, शरद यानी सर्दी के समय जब सूर्य विषुवत रेखा पे जाता है तो उसे शरद विषु। अब यहाँ से चलेगा तो 22 दिसंबर को मान लीजिए यहाँ आ गया, तो 22 दिसंबर को आप देख पा रहे हैं कि मकर रेखा पे चमक रहा है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। और 22 दिसंबर के बाद जैसे ही सूर्य मूवमेंट करेगा उत्तरायण होगा, यानी पुनः एक बार जो है विषुवत रेखा पे फिर आएगा तो उसे कहा जाता है ग्रीष्म विषु, उसे कहते हैं वसंत। वसंत चूंकि वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है 21 मार्च से, धीरे धीरे गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है तो वसंत विषु बोला जाता है। विषु का मतलब सूर्य का विषुवत रेखा पे चमकना, इसे वसंत विषु वाला टाइम क्या हो गया मेरे भाई, आप देख पा रहे हैं 21 मार्च, ये 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च, फिर इसके बाद सूर्य जो है क्रमशः ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये आप अच्छे से समझ गए, इसमें कोई अब डाउट आपके पास नहीं रहा। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जो आगे अभी हम लोगों को ज्वार भाटा पढ़ना है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पढ़ना है। अभी आप वीडियो को एंड ना करें, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे और बचे हुए हैं। तो चलिए हम लोग सीधा अब देखिए बात करते हैं ज्वार भाटा की। तो ज्वार एवं भाटा की बात हो रही है। तो देखिए जो क्या है ज्वार भाटा का मतलब होता है सूर्य एवं, देखिए जो सूर्य एवं चंद्रमा, देखिए आपकी पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, और जो चंद्रमा है ना ये मान लीजिए चंद्रमा है, तो यह पृथ्वी का उपग्रह है। तो यह क्या करता है चंद्रमा का काम है पृथ्वी के चारों ओर घूमना। अब पृथ्वी का काम है किसकी ओर घूमना भाई, सूर्य के चारों ओर घूमना, ये सूर्य की परिक्रमा करती है। तो होता क्या है कि जो जब मान लीजिए सूर्य चंद्रमा जो होते हैं ये बिल्कुल पृथ्वी के, जब मान लीजिए सूर्य एवं चंद्रमा जो होते हैं वो पृथ्वी के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, और इनकी आकर्षण की शक्तियों के कारण जो होता है जो सागरी जल होता है ना वो ऊपर नीचे उठता रहता है। यानी सूर्य एवं चंद्रमा की, ध्यान देना, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल का जो है उठना और गिरना ही क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। उठना ज्वार, और ये ज्वार है, और गिरना भाटा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ध्यान देना। देखो वास्तव में तो सूर्य बड़ा है, इसकी आकर्षण शक्ति जो है चंद्रमा से ज्यादा होनी चाहिए, इसके पास पावर ज्यादा होना चाहिए आकर्षित करने का चंद्रमा से। लेकिन होता क्या है मेरे भाई, चूंकि जो सूर्य है ना वो पृथ्वी से काफी दूरी पर है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से नजदीक होता है, तो इसलिए जो है ना यह चंद्रमा जो होता है ना पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा 2 गुना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो इस चंद्रमा के कारण ही जो है बहुत ज्यादा सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की वजह से 2 गुना आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण सागरी जल जो होता है वो ऊपर नीचे उठने लगता है, खींच जाता है। यही ज्वार भाटा का कारण है। अब जरा ध्यान देना कि कोई भी जैसे ज्वार भाटा है ना 24 घंटा में, पहली बात ध्यान देना 24 घंटा में 2 बार जो है आपको 2 बार ज्वार भाटा आता है। ज्वार एवं भाटा यानी कोई एक स्थान हो, मान लीजिए कोई समुद्र का एक स्थान है, मान लीजिए ये आपका जैसे ओखा जगह है, तो यहाँ पे 24 घंटा में 2 बार आपको ज्वार भाटा दिखने को मिलेगा। एक बार पानी आएगा और फिर एक बार वापस, मतलब ज्वार, पानी का आना ज्वार और लौट के जाना भाटा, ज्वार भाटा 2 बार है। ठीक है ना, एक स्थान पे 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए क्या है, देखिए सबसे अधिक जो है, देखो ध्यान देना, ज्वार भाटा किस दिन, जैसे समुद्र में सबसे अधिक ज्वार किस दिन देखने को मिलेगा, उस दिन मिलेगा जब, ध्यान देना, ये आपका सूर्य है और ये आपका क्या है, चंद्रमा है,
और ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। जब तीनों एक सीध में होते हैं तो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर लगता है और इसके जो सागरी जल के पानी, तो जब तीनों एक सीध में हो, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तब जाकर के गुरुत्वाकर्षण बल उस दिन जो है पृथ्वी पर बहुत अधिक लगता है। उस दिन सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है। तो सर्वाधिक ऊंचा ज्वार जो आएगा वो दो ही डेट में आएगा, या तो पूर्णमासी को आता है या तो जो है अमावस की रात को। अमावस यानी या तो पूर्णमासी के दिन या अमावस्या के दिन, ध्यान देना, या तो पूर्णमासी के दिन या तो अमावस्या के दिन, या तो पूर्णतः उजाली रात हो या पूर्णतः काली रात हो। उस दिन क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो उस दिन जो है कहीं पर भी समुद्र के अंदर ऊंचा ज्वार आपको देखने को मिलेगा। अगर यही मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक दूसरे के लंबवत हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे आपका सूर्य है और ये आपका यहाँ पे चंद्रमा हो गया और यहाँ पे आपकी पृथ्वी है, तो क्या होता है कि इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनका प्रभाव जो है लंबवत होने की वजह से कम लगता है, इसलिए ऊंचा ज्वार नहीं आ पाता, यानी वो निम्न ज्वार आता है। बड़े ज्वार का केवल 22% ही हिस्सा होता है। यह कब मिलेगा आपको देखने को, यानी यह सप्तमी या आपको अष्टमी के दिन। जैसे आप समुद्र के किनारे सप्तमी या अष्टमी के दिन जाएंगे तो आपको जो है ऊंचा ज्वार भाटा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्वार भाटा ऊंचा समुद्र के किनारे देखना है तो आपको पूर्णमासी के दिन या काली रात के दिन, एकदम बिल्कुल काली रात हो या बिल्कुल काली रात हो, मतलब चंद्रमा पूर्ण रूप से उस दिन दिखे नहीं या तो पूर्ण रूप से दिख रहा हो, पूर्णमासी एवं अमावस को देखने को मिलेगा। चलो ये बात समझ में आ गई। अब चलो बात करते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में वो कौन सा स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक ऊंचा ज्वार देखने को मिलता है। तो मेरे भाई ध्यान देना, ये आपका भारत है और ये जगह गुजरात है। गुजरात में एक जगह ओखा है, तो ओखा में 2.7 मीटर का ज्वार देखने को मिलता है, यानी 2.7 मीटर का ऊंचा ज्वार जो है भारत में कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात के ओखा जो स्थान है, ओखा जो समुद्र तट का किनारा है वहाँ देखने को मिलेगा। अब चलो बात करते हैं कि वो दुनिया की वो कौन सा जगह है जहाँ पे सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है। तो देखिए सर्वाधिक ऊंचा जो ज्वार देखने को मिलेगा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। जैसे ये मान के चलो आपका अलास्का हो गया, अलास्का है। अलास्का के बाद देखिए ये आपका बहुत बड़ा जो कंट्री आपका एक कनाडा होता है, ये आपका कनाडा हो गया। कनाडा से लगा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो ये USA है, और USA से लगा आपका जो है मैक्सिको या ये वाला एरिया है। तो इसी जगह पे मेरे भाई पड़ती है फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार 15 से 18 मीटर, सोचो आप 15 से 18 मीटर ऊंचा ज्वार अगर विश्व में कहीं देखने को मिलता है तो वो है मेरे भाई फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी का लोकेशन मैं बता रहा हूँ, कनाडा के न्यू ब्रंसविक। अब ये ऊपर कनाडा है, ये कनाडा का यहीं पे न्यू ब्रंसविक जगह, न्यू ब्रंसविक एवं जो है उत्तरी अमेरिका का जो है USA का नोवा स्कोशिया, यानी न्यू ब्रंसविक एवं नोवा स्कोशिया, ध्यान देना, न्यू ब्रंसविक एवं नोवा स्कोशिया, इनके मध्य में फंडी की खाड़ी है। यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार देखने को मिलेगा, ये 15 से 18 मीटर। चलो ये चीज हो गया आपका। अब चलो हम दुनिया के उस स्थान को दिखाते हैं जहां पे 2 बार ज्वार नहीं आता है बल्कि 4 बार आता है, 2 बार ज्वार 2 बार भाटा। तो वो जगह आपकी जो है ये देखो आपका ब्रिटेन कंट्री है। तो ब्रिटेन के अंदर आपका एक जगह है समुद्र के किनारे जो बोला जाता है न्यू, आपका वो जगह है, ये आपका ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन। वो जगह है न्यू साउथहैम्पटन। न्यू साउथहैम्पटन एक ऐसी जगह है यहाँ पे समुद्र के किनारे जहाँ 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा था। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे इंग्लिश चैनल है आपका, यहाँ पे इंग्लिश चैनल सागर है। तो एक सागर ये है और इधर से एक आता है आपका उत्तरी सागर। तो इधर से भी 2 बार, एक बार ज्वार एक बार भाटा 2 बार और ये 2 बार। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये 4 बार देखने को मिल जाता है, यानी 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, क्योंकि ये इस समुद्र वाला और इस समुद्र वाला थोड़ा ये लेट आते हैं, कभी ये आएगा तो ये नहीं। तो इस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर वो कौन सा स्थान है जहाँ 4 बार ज्वार भाटा आता है, तो आपको बताना पड़ेगा
जाएगा न्यू साउथहैम्पटन, वो न्यू साउथहैम्पटन जगह है। और फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार, भारत में कहाँ सर्वाधिक ऊंचा ज्वार देखने को मिलेगा, तो गुजरात के ओखा में। चलो ये ज्वार भाटा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की। तो देखिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं। देखिए कब सूर्य ग्रहण लगता है, यही परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है। सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा, देखो 3 चीजें हैं, पहले तो समझो। पहली बात तो समझो, एक सूर्य है, यही है आपका, एक मान के चलो आपका चंद्रमा है, और एक तीसरा क्या है आपकी पृथ्वी। इन 3 के अलावा चौथा कोई नहीं है। तो अब इन्हीं में ना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगेगा। तो एक चीज ध्यान देना, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में, देखो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो सूर्य तो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, सूर्य तो अपने जगह स्थिर है। अब इसकी परिक्रमा कौन करेगा, पृथ्वी करेगी, और चंद्रमा इसकी परिक्रमा करेगा। अब ये घूमते घूमते कब, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जो चंद्रमा है ना वो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाए, जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उस समय जो है सूर्य ग्रहण लगता है। यानी चंद्रमा का बीच में आना, ध्यान देना, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो क्या लगेगा मेरे भाई, सूर्य ग्रहण। और यह सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। यह बार बार आता है, अमावस्या के दिन आपको सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। ठीक, अब चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूर्य अपने जगह स्थित है, ये सूर्य है, सूर्य अपने जगह स्थिर है। अब बीच में पृथ्वी आ जाए, पूरा पृथ्वी क्या करे, यहाँ पे चांद चंद्रमा है, इसको ढक लो। मान लो यहाँ से सूर्य लाइट मार रहा है और ये आपकी पृथ्वी है, एक गेंदा इस बीच में आ गया, तो अब ये गेंद पड़ गया तो इसकी छाया तो पड़ेगी ना। पता लगा चंद्रमा को पूरा ढक लिया पृथ्वी ने। तो आप ये बताएंगे कि जब सूर्य एवं जब पृथ्वी एवं चंद्रमा परिक्रमा करते सूर्य के, यानी जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते जो है क्या करे कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाए, जब बीच में पृथ्वी आ गई सूरज चांद के, सूर्य चंद्रमा के, तो मेरे भाई वो लगेगा आपका चंद्र ग्रहण। क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। और यह किस दिन लगता है, पूर्णमासी के दिन। ध्यान देना आप देखो यहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या के दिन। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो जो है आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा, वो पूर्णिमा। बस यही ध्यान देना है। सूर्य ग्रहण दिया तो बीच में कौन आएगा, 2 के बीच में कौन आएगा, चंद्रमा। चंद्रमा आएगा तभी सूर्य ग्रहण होगा। और अगर जो है 2 के बीच में पृथ्वी आ गई तो 2 कौन बचा, एक सूर्य बचा और एक आपका जो है चंद्रमा बचा। तो जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आए तो अब आपका जो है चंद्र ग्रहण। चलो ये चीज समझ गए, एक पूर्णिमा के दिन, एक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, ये सारी चीजें हो गई। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं हम लोग अक्षांशों के ऊपर। तो ये आप अच्छे समझो, ये आपकी पृथ्वी है और यह एक काल्पनिक रेखा जो इसको बीच से खींची जाती है, जिसे शून्य देशांतर रेखा कहते हैं। शून्य देशांतर, इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है विषुवत रेखा, या यही आपकी है भूमध्य रेखा। मेरे भाई यही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। अब यह पृथ्वी को 2 भाग में बांट देती है। इसके ऊपर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे कौन होगा मेरे भाई, आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके 23.5 अंश जो रेखा जाती है वो आपकी कर्क रेखा होती है, जो उत्तर चलेगी। 23.5 अंश उत्तर, अगर वो 23.5 डिग्री आपकी दक्षिण खींच रहे हैं तो वो आपकी मकर रेखा होगी। 23.5 मकर रेखा बोली जाएगी। ये कहाँ है, 23.5 अंश दक्षिण है। ठीक है मेरे भाई, साउथ। अब ये चीज आप, ये जो पट लाइनें होती है ध्यान देना। अब जो है शून्य देशांतर के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ता चला जाता है और यहाँ तक जाते जाते ये 90 डिग्री तक होता है। तो अक्षांश जो है कहाँ तक होते हैं, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री उत्तर और 0 से 90 डिग्री दक्षिण होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कर्क रेखा पर भारत के से होकर के गुजरती है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये मकर रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती है। अब चलो इसके ऊपर जो खड़ी लाइन खींचते हैं वो देशांतर कहलाता है। तो इसके ऊपर जो खड़ी लाइन खींची जाती है वो देशांतर होता है। शून्य देशांतर कहाँ स्थित है, लंदन के ग्रीनविच से। तो एक होती है जगह ग्रीनविच जहां शून्य देशांतर स्थित है। तो शून्य देशांतर से ये ग्लोब शून्य से जाता है 180 डिग्री
और फिर 180 से सीधा चलता है 300, चूंकि पृथ्वी आपकी गोल है तो ये 360 डिग्री होगा। तो आप समझ पा रहे हैं 0 से 180 देशांतर ये। और आपको पता है कि ये आपकी पृथ्वी है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिण। जो भारत जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और साथ में शून्य देशांतर के देखो दाएं जो 0 डिग्री है ना, जो 0 डिग्री देशांतर उसके दाएं जो है क्या होता है, पूर्वी मतलब दाएं उसके पूरब है। अब बाएं साइड में क्या है मेरे भाई, पश्चिम। तो इधर पूर्वी गोलार्ध का देश, इधर पश्चिमी गोलार्ध, तो पूर्वी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध कहां से कहां माना जाएगा, जो पूर्वी गोलार्ध होगा, पूर्वी गोलार्ध का जो देशांतर वो 0 से 180 डिग्री इधर से चलेगा, यहां आएगा। तो आप इन बातों को समझ गए होंगे। अक्षांश अब देखो आता है कि जो है ना एक ये जो पट लाइन है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कई किलोमीटर होती है, तो 111 किलोमीटर यह पूछा गया है। तो ध्यान देना, अक्षांश भूमध्य रेखा 0 देशांतर, प्रत्येक एक अक्षांश पे 111 किलोमीटर। अब ये सब बातें हो गई। देखिए एक देशांतर जिसे प्रधान यामयोत्तर रेखा। अब ध्यान देना, अब चलो थोड़ा कुछ इसको वो कर देता हूँ, फिर इरेज करके बताता हूँ आपको। समझ लो, बस हो ही गया है काम आपका, 5 मिनट और लगेगा। ये चीज आप देखो, ये विषुवत रेखा, ये आपका शून्य देशांतर, शून्य देशांतर, शून्य अक्षांश, ठीक है, पट लाइन। तो ये आप देख रहे हैं शून्य देशांतर जो है, इसे आपका शून्य देशांतर को प्रधान यामयोत्तर रेखा कहते हैं। प्रधान यामयोत्तर रेखा ये है शून्य देशांतर, ठीक है। ये माना जाता है, यह कहाँ है, लंदन के में ग्रीनविच जगह पे है। देखिए जहाँ शून्य देशांतर और शून्य अक्षांश, देखिए लंदन के अंदर एक ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच स्थान है, वहीं से पूरे दुनिया का समय लिया गया। यानी पूरे दुनिया का समय कहाँ से शुरू होता है, ग्रीनविच टाइम से, शून्य देशांतर से। और वहाँ से हमारे भारत देखिए क्या है कि भारत आपका क्या है, पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ये आपका जो देशांतर है ये पूरब है, तो ये पूर्वी देशांतर बोला जाता है, ये आपका पश्चिमी देशांतर बोला जाता है। तो ठीक है, तो भारत का जो समय लिया गया अंतर्राष्ट्रीय मानक समय वो 82.5 डिग्री जो है आपका क्या है, पूर्वी देशांतर। 82.5 से 1/2 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, जो पूर्वी देशांतर है वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के नैनी से गुजरता है। और वहीं से देखिए ये क्या होता है, कोई भी देश है ना तो उसके एक बीच में एक जगह ली जाती है, लगभग वो बीच का देशांतर होता है। तो भारत ने जो अपना जो समय लिया है ना, जो अपना मानक समय माना है वो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को, ये जो खड़ी लाइन है इसको मानक मान लिया। ये मान लीजिए 82.5 पूर्वी, इसको मानक मान करके इन्होंने अपना समय लिया है। तो यह जो लंदन के समय से यह कितना आगे चलता है, 5.5 घंटा आगे। जब आप देखो शून्य देशांतर से पूरब की तरफ जाओगे तो समय इधर आगे बढ़ेगा। यानी देख रहे हैं कि भारत का समय 5.5 घंटा आगे चलता है। मतलब अगर लंदन में मान के चलो कि इस समय 5 बजा है सुबह का, सपोज दैट, तो इस समय भारत में क्या बजेगा, 5.5 और जोड़ दो, यानी इस समय यहाँ पे 10:30 बज रहा होगा, सुबह का 10:30 बज रहा होगा। और ये ऐसे आगे आगे समय चलता है, और ये वाला जो है कहाँ चलता है, पीछे। तो पूरे दुनिया का जो मानक समय लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे शून्य देशांतर ग्रीनविच से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया, 82.5 पूर्वी देशांतर, जिसे भारतीय मानक समय कहा जाता है, यानी जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इलाहाबाद नैनी के 82.5 पूर्वी देशांतर। पूरी जो दुनिया के समय लिए जाते हैं कहाँ से मानक माना गया, GMT यानी ग्रीनविच जो है स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच जो GMT जो समय है वो शून्य देशांतर, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो बहुत बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब तारीख की रेखा। देखिए एक तो अंतर्राष्ट्रीय समय है जो शून्य देशांतर को ले लिया गया। देखो आपकी पृथ्वी अंडाकार है तो ये यहीं पे देखो शून्य देशांतर है आपका, तो इसी के ठीक पीछे 180 देशांतर होगा जो आपको दिख नहीं रहा है, चूंकि ये ग्लोब है ना तो इसके पीछे है। तो जो 180
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर जो होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। यहाँ से तारीख यानी कि दिन देखा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरे दुनिया के दिन को देखा जाता है और शून्य देशांतर से जो पूरे दुनिया के समय को देखा जाता है। तो समय का मानक शून्य देशांतर है और तिथि का मानक यानी तारीख का जो मानक है वो तारीख का मानक जो है कौन है, 180 अंश अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो ग्लोब में पीछे होती है, जो हम दिखा नहीं पा रहे हैं इसके पीछे। ये शून्य देशांतर खड़ी है तो 180 देशांतर जो उसके पीछे दिख रही है। अब आप समझ पाए होंगे। अब देखिए जो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है ये स्थलों को छोड़ करके समुद्र में थोड़ा बहुत कुछ देशों को इसमें छोड़ा भी गया है स्थल को, तो इस तरीके से, लेकिन एक काल्पनिक रेखा है। तो बार बार परीक्षा में है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अब आएगा तो कहेंगे 180 अंश देशांतर को। प्रधान समय रेखा क्या है या प्रधान यामी उत्तर क्या है, शून्य देशांतर। और एक चीज ध्यान देना, अब किसी भी मान लीजिए देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो मान लीजिए यहाँ एक देशांतर है, शून्य देशांतर है, यहाँ एक देशांतर, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान देना, आपको कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट। तो याद रखना एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी अगर यहाँ पे 15 देशांतर है तो कितने का फर्क डाल देगा, 1 घंटे का, 15 चौका 60। अब ये समझ, एक देशांतर की दूरी 4 मिनट, 15 देशांतर की दूरी 1 घंटा, 0 से 180 पूर्वी देशांतर। ध्यान देना, अब जैसे समझो कुछ एक बात बता दे, जैसे तिथि रेखा, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई जलयान है, सपोज दैट, जैसे आप समझो, आप एक चीज समझो, ये आपकी पृथ्वी है। देखो खास करके आपको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जानना है तो शून्य देशांतर को मानक माना गया, लंदन का ग्रीनविच टाइम। भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का भारतीय मानक समय है वो जो है IST क्या है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो नैनी में है, ये चीज पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पता होना चाहिए 180। तो देखो ये शून्य है, शून्य देशांतर और 180 दोनों तो एक ही पर स्थित होंगे। ये मान लो शून्य देशांतर है और ये मैं पीछे घी दे रहा हूँ लाइन जो है वो 180 वाली, जो आधा तरबूज कटा होगा इधर 180। तो अब यहाँ वाला जो है ना, यहाँ से तिथि को लिया जाता है और शून्य देशांतर से क्या लिया जाता है, समय को गिना जाता है। जैसे लंदन का समय 0 बज रहा है या, तो यहाँ भारत का समय 5.5 घंटा आगे चलता है। ये चीज पता हो गया, बस ये आपको जानना है। मान लो कोई जो है अगर जलयान है, मान लीजिए वो मान लीजिए पूरब से, जैसे पूर्वी देश से पश्चिमी देश की तरफ जा रहा है, तो अगर वो इधर से इधर गया, जैसे कोई मान लीजिए जलयान है वो पूर्वी देशांतर से 180 अंश की रेखा पार करके पश्चिमी देशांतर में गया, तो उसको एक दिन बढ़ा के मान लीजिए यहाँ से चला, सोमवार को चला, अब पता लगा शून्य देशांतर से चला कोई जहाज, 180 देशांतर अगर वो पार करके पश्चिम में पहुंच गया, 180 को पार कर गया, तो अब वो एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और या अगर कोई जलयान मान लीजिए अब इधर शून्य से चला, अब वो पश्चिम होते हुए, ध्यान देना, पश्चिम होके 180 को क्रॉस किया, यानी इधर से जा करके 180 को पार करेगा तो उसका एक दिन कम हो जाएगा। अगर यहाँ से ये मान लीजिए रवि को चला है तो उसका एक दिन और यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ शनि माना जाएगा। जब कोई जलयान ऐसे चले, ध्यान दो, 0 से चला और 180 पार कर रहा है लेकिन पीछे से पार कर रहा है, मतलब पश्चिम की तरफ जा रहा है। और एक क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से गया, 0 से 180 को पार करके पश्चिम तरफ बढ़ा, ऐसे बढ़ रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं, एक हो रहा है क्लॉकवाइज जाना। अगर आप मान लो यहाँ पे हो, अगर आप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो घटाना पड़ेगा। अगर कोई जहाज क्लॉकवाइज जा करके अगर क्लॉकवाइज जाके 180 को पार कर रहे हैं तो एक दिन तिथि बढ़ जाएगी। और अगर पता लगा एंटी क्लॉकवाइज जा करके 180 डिग्री को पार कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, तो एक दिन कम करना पड़ेगा। उल्टा जाओगे तो कम करना पड़ेगा, अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो या अगर रविवार को चले हो 180 डिग्री को क्रॉस कर गए तो अब क्या हो जाएगा, सोमवार। या यहाँ से रवि को चले, अब उल्टा क्रॉस किए बैक जा करके, तो अब यह रवि न होकर के यहाँ शनि होगा। चलो ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया आपके लिए, पूरा कोशिश किया जो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो भी प्रतियोगी परीक्षा में अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं इसको मैं अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप जो है लाइक करना ना भूलें, और अपने जो भी अभिष्ट लोग हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में आप शेयर करो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।
कम से कम अब तो आप सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।